गाइस, क्या आपको पता है आज के टाइम पे ग्लोबल डेट कितना हो चुका है? इट्स 323 ट्रिलियन डॉलर। और सबसे शॉकिंग बात, ये डेट ग्लोबल जीडीपी से 320% ज्यादा है। बट निशांत, ये लोन हमें एक्चुअल में देना किसको है? क्या वो एलियंस है जिन्हें हमें ये लोन्स देना है? ऑफ कोर्स नॉट। एक्चुअली ये लोन कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर डाल के रखा हुआ है। तो गाइस, इसमें आगे बढ़ने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि इस 323 ट्रिलियन डॉलर में कितने टाइप के डेट्स इंक्लूड हैं। सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट डेट। इसमें कंपनीज लोन लेती हैं जिससे वो अपना बिजनेस कर पाए। दूसरा है गवर्नमेंट डेट। इसमें लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करके अपने फंड रेज करती है। तीसरा है हाउस होल्ड डेट, लाइक टेकिंग होम लोन्स, स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड बिल एक्सेट्रा। और लास्ट में है फाइनेंशियल सेक्टर डेट। इसमें बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एक दूसरे से लोन लेते हैं। तो अपन को साथ में ये भी समझना होगा कि एक्चुअल में पैसों की शुरुआत हुई कैसे थी। देखो, सबसे पहले आया था बार्टर सिस्टम। इसमें लोग बिना पैसों के एक दूसरे से सामान को एक्सचेंज करते थे, जैसे आलू के बदले चावल लेना। बट इसमें एक ये प्रॉब्लम थी कि इसमें चीजों की वैल्यू का कोई हिसाब ही नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया कमोडिटी मनी, जहां लोग गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट और स्पाइसेस के थ्रू ट्रांजेक्शन करने लगे। फिर धीरे धीरे स्टैंडर्डाइजेशन हुआ और लोग मेटल कॉइन को यूज करने लगे। फिर मेटल कॉइन का ही इवोल्यूशन प्रोमिसरी बिल में हुआ, जहां आपने सुना होगा कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो कुछ इसी टाइप का। और फिर आज के टाइम पे डिजिटल मनी आ चुका है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम। तो कुल मिलाकर हर इवोल्यूशन के सिर्फ दो ही मोटिव थे। पहला, ट्रांजेक्शन तेजी से हो पाए, और दूसरा, पैसा तेजी से बने। बट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों का ग्लोबल डेट से क्या रिलेशनशिप है। मैं आपको दो हिस्टोरिक इवेंट बताता हूँ जिससे आप सारी चीजें लिंक कर लोगे। 17th सेंचुरी तक गोल्ड को बिल ऑफ एक्सचेंज का नॉर्म मान लिया गया था। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास गोल्ड है और तुम उसे घर पर ना रखते हुए किसी गोल्ड स्मिथ को दे देते हो फॉर द सेफ्टी पर्पस। बदले में गोल्ड स्मिथ तुम्हें एक रिसीट देता है जिसपे लिखा होता है, से फॉर एग्जाम्पल तुमने 10 गोल्ड कॉइन जमा किए हैं। थोड़े टाइम बाद लोग उसी रिसीट को ही पैसों की तरह यूज करने लगते हैं। इससे गोल्ड स्मिथ के पास से गोल्ड निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब गोल्ड स्मिथ सोचता है कि लोग तो मेरे पास से गोल्ड लेते ही नहीं है, तो क्यों ना मैं एक्स्ट्रा रिसीट बनाकर लोगों में बांट दूं। यानी 100 गोल्ड कॉइन डिपॉजिट के बदले 150 गोल्ड कॉइन की रिसीट लोगों को देना। इसमें आपको लिवरेज आती हुई दिख रही होगी, क्योंकि इससे पैसा एक्स्ट्रा बन रहा है, क्योंकि किसी को पता नहीं है गोल्ड स्मिथ के पास एक्चुअल में कितना गोल्ड है। और इसी को ही आज के टाइम पे फ्रैक्शनल बैंकिंग भी बोलते हैं। दूसरा मेजर इवेंट था वर्ल्ड वॉर, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में आ चुकी थी, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज की, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज आ चुका था। एंड वॉर ऑलवेज कम्स विद अ ह्यूज कॉस्ट। यूरोप ने अपने ज़्यादातर वेपन्स अमेरिका से खरीदे थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1910 में जहां यूएसए के पास 2000 टन ही गोल्ड था, वो 1940 में बढ़कर 20,000 टन गोल्ड हो गया था। और ये टाइम ऐसा भी आ गया था जब यूएसए के पास से दुनिया का 75% गोल्ड था। अब जब यूएसए के पास पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व था, तब अमेरिका लिटरली ये बोलता है कि आई एम द बिगेस्ट गोल्ड स्मिथ इन द वर्ल्ड। अब आपको वो 17th सेंचुरी का इवेंट लिंक हुआ होगा। वही कॉन्सेप्ट अमेरिका ने ग्लोबल लेवल पर अप्लाई कर दिया। इसे ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तभी अमेरिका ने 44 कंट्रीज के साथ ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट को साइन कराया। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर में होना था, क्योंकि यूएस डॉलर के पीछे गोल्ड की बैकिंग थी। एंड गोल्ड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वैल्यू इवन इन टुडे ऑल्सो। फिर आया 1945। अमेरिका ने ओपेक कंट्रीज के साथ एक और स्ट्रेटेजिक डील साइन की, जिसमें ऑयल का हर ट्रेड यूएस डॉलर में होना चाहिए था। बदले में यूएस उन्हें इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट देता। इसी के साथ अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी स्टैब्लिश किए, जिन्होंने पूरी दुनिया भर में लोन्स बांटे, वो भी यूएस डॉलर में, जिसका रिजल्ट यूएस डॉलर बिकम्स अ वर्ल्ड करेंसी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1970s में जब वियतनाम में कम्युनलिज्म अपने पीक पर था, तो इसी वजह से अमेरिका वहां वॉर स्टार्ट कर देता है और काफी बुरी तरह से हार भी जाता है। और उसका जो गोल्ड रिजर्व 20,000 टन का हुआ करता था, वो रातों रात कम होकर 10,000 टन ही रह गया था। मतलब गोल्ड स्मिथ के पास से गोल्ड खत्म हो गया और पूरी दुनिया को पता भी चल गया। इससे अमेरिका को रियलाइज होता है कि अब वो गोल्ड के थ्रू डॉलर को बैक नहीं कर सकता है। और इसी रियलाइजेशन के चलते 1971 में अमेरिका ने अनाउंस किया कि ब्रिटेन वुड सिस्टम इज नाउ ओवर। गोल्ड को स्टैंडर्ड वैल्यू से हटा दिया गया और करेंसी को फ्लोटिंग रेट सिस्टम में भेज दिया, जिसमें करेंसी की वैल्यू डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होती है। और जब डॉलर के पीछे गोल्ड की बैकिंग नहीं थी,
तो अमेरिका के पास अनलिमिटेड डॉलर्स प्रिंट करने का भी मौका मिल गया था। तो अब वही क्वेश्चन रेज होता है कि इससे डेट कैसे बढ़ता है। तो वो अनलिमिटेड प्रिंटिंग ऑफ मनी से बढ़ता है। जब गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा कर रही है और कमा कम रही है, तो उस गैप को फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, और उस फिजिकल डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, और वहीं से डेट बढ़ना भी शुरू हो जाता है। बट गवर्नमेंट अगर स्पेंड ज्यादा कर रही है तो वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। देखो, या तो गवर्नमेंट कंजम्पशन पे खर्च कर रही है, जहाँ सिटीजन्स को बेसिकली फ्री हेल्थ केयर, सब्सिडीज और फ्रीबीज दी जाती है, और या तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन में खर्च कर रही है, और लास्ट में या तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ रही है। तो गवर्नमेंट अगर इस तरह से खर्चे करती है तो क्या ग्लोबल डेट सच में खराब चीज है? ये डिपेंड करता है कि आप डेट लेकर उसका क्या कर रहे हो। मान लो अगर आपने डेट लिया तो उसके साथ आप दो चीजें कर सकते हो। या तो उसे कंजम्पशन पे खर्च कर दो, बेसिकली लोगों में पैसा बांट दो, बट इससे जीडीपी के क्रिएशन में कोई भी मदद नहीं मिलती है, और डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता चला जाता है, और अपन डेट और उसके इंटरेस्ट में फंस जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, डेट का यूज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन में यूज होता है तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जॉब क्रिएशन में मदद मिलती है, और साथ ही जीडीपी भी इंक्रीज होती है, जिससे डेट तो बढ़ता ही है बट डेट टू जीडीपी रेशियो मेंटेन रहता है। आपको पता है इस बार के बजट में मार्केट ने इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स क्यों किया था? क्योंकि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के बजाय कंजम्पशन पे ज्यादा फोकस किया। मतलब गवर्नमेंट 2025 में जो भी डेट लेगी उसे सिर्फ कंजम्पशन में यूज करेगी, जिससे जीडीपी इंक्रीज नहीं होगी, सिर्फ डेट बढ़ेगा। आपको क्या लगता है अमेरिका का डेट इतना हद से ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसने जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन में यूज किया, उससे कई गुना ज्यादा पैसा सोशल वेलफेयर में खर्च किया। फ्री इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और भी पता नहीं क्या क्या किया। 2008 क्राइसिस और कोविड 19 में अमेरिका ने सिर्फ कंजम्पशन पर ही ज्यादा फोकस रखा। उसका रिजल्ट, जो डेट 2007 में $9 ट्रिलियन का हुआ करता था, वो आज बढ़कर $36.21 ट्रिलियन का हो चुका है। बट अमेरिका के साथ एक प्रॉब्लम है कि उसके पास भी एक लिमिट है कि वो कितना डेट ले सकता है, जिसे अपन यूएस डेट सीलिंग भी बोलते हैं। 13 जैन को वो लिमिट हिट भी हुई थी, बट अमेरिका ने डिफॉल्ट को अवॉइड कर दिया एक्स्ट्रा मेजरमेंट्स के थ्रू। बट मान लो अगर अमेरिका डिफॉल्ट कर भी देता है तो उस पर पूरी दुनिया का भरोसा भी खत्म हो जाएगा, जो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट से चलता आ रहा था। स्टॉक मार्केट भी बुरी तरह क्रैश हो जाएंगे, और डॉलर की वैल्यू भी रातों रात गिर जाएगी, जिससे दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स के डॉलर रिजर्व्स भी श्रिंक हो जाएंगे। इसका रिजल्ट, ग्लोबल इकोनॉमी 50 to 60% तक कोलैप्स हो जाएगी। सो गाइस, दिस इज द स्टोरी ऑफ डेट। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछना, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिससे आप सारी चीज़ें बेटर तरह से समझ पाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।